मेरा नाम कोमल है। हमारा ताल्लुक़ एक अमीर घराने से है। वालिद साहब एक बिल्डर थे। मुझे घर में हर किस्म की सहूलत हासिल थी, पर शादी के मामले में मुझे मेरी मर्ज़ी करने की इजाज़त नहीं थी। हमारे ख़ानदान की लड़कियों को हर तरह की आज़ादी दी जाती थी, पर किसी भी लड़की को अपनी पसंद के मुताबिक शादी की इजाज़त नहीं थी। मेरी माँ जब 16 साल की हुई थी, तभी इनकी शादी इनसे दुगनी उम्र के मगर एक अमीर तरीन शख्स से कर दी गई, और इनकी माँ ने इनके लिए यही मुनासिब समझा। मुझे अपने साथ यही सलूक होने का अंदाज़ा नहीं था। किराएदार का मालकिन मेरे लिए जब खुदम का रिश्ता लाया, मेरी उम्र 16 साल थी। खुदम मुझसे 17 साल बड़े थे, पर मेरे घर वालों ने मेरे लिए ये रिश्ता मुनासिब समझा, जबकि मैंने अपनी तरफ से एहतजाज भी किया। तुम पागल तो नहीं हो गई? आखिर क्या कमी है खुदम में? अच्छी शक्ल सूरत का है, अमीर है, और क्या चाहिए? सिर्फ 17 साल बड़ा है तुमसे, जबकि तुम्हारे बापा मुझसे 22 साल बड़े थे। तो क्या मैंने इनके साथ एक अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजारी क्या? मैं इनके साथ खुश नहीं हूँ क्या? मेरी माँ ने मुझसे सवाल किया। मुझे जो जवाब दिया, शायद इनके हिसाब से एक मजबूत जवाब था। हाँ, आप खुश हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है, आपकी वो खुशी मुझे आपके चेहरे पर सिर्फ पार्टियों में लोगों के सामने दिखाई देती है। हाँ, आप मुतमईन हैं, जबकि मैंने आपको रातों को रोते हुए भी सुना है। अगर आप चाहती हैं कि मैं भी आप ही की तरह ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाऊं, तो कबूल कर लें ये रिश्ता और शादी की तैयारियां करें। अगर अल्लाह ने मुझे बेटी जैसी नेमत से नवाजा, तो मैं इसके साथ ऐसा नहीं करूँगी। जिस तीर से आप खुद घायल हुए, वही तीर अपनी औलाद के सीने पर उतारना जुल्म है, मैंने रोते हुए कहा। मेरी माँ ने दोबारा इस मौजू पर बात नहीं की। मैं भी किस्मत के सामने हार गई। मेरी खुदम से शादी हो गई। वो मुझे साथ लाहौर ले आए। यहाँ इनका बहुत बड़ा बंगला था। यहाँ हम दोनों के अलावा चंद नौकर ही रहते थे। खुर्रम सुबह हाफिज जाते थे और रात को वापस आते। कभी कभार तो कहीं कहीं दिन गुजर जाते थे। हम एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख सकते थे। वो मेरे जागने से पहले चले जाते और सोने के बाद आते। हमारी उम्र की फ़र्क ने हमारे बीच में एक गहरा शिगाफ डाला था। जो सब मैं करना चाहती थी, डिनर पर जाना, साथ बैठकर खाना या कोई फिल्म देखना, वो कहते ये सब काम मैं इनके बिना भी कर सकती हूँ। इनके साथ इनकी बोरिंग बिजनेस पार्टियाँ में जाना मुझे पसंद नहीं था, जहाँ लोग एक दूसरे का बाजू था ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि वो सब खुश हैं। घर जाते ही एक दूसरे से मुंह फेरकर ऐसे सो जाते हैं जैसे एक दूसरे को जानते तक ना हो। अब तो खुदम ने कारोबार के सिलसिले में शहर से बाहर जाना भी शुरू कर दिया था। ऐसे में मैं और अकेलापन महसूस करती। मुझे तन्हाई पसंद नहीं थी। तन्हाई से वहशत होती। एक बार मैंने मामा से बात कर डाली। आखिर बेटी माँ से दिल की बात ना करती तो किससे कहती। मामा ने कहा, फिक्र ना करो, औलाद हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा और घर में टिक जाएगा और तुम्हारा भी दिल लगा रहेगा। तुम्हारे पापा भी खुदम जैसे थे। माँ ने मुझे तसल्ली दी थी। मैं भी अपनी औलाद का इंतज़ार करने लगी। मेरी शादी को 8 माह हो गए, मगर मैं उम्मीद से ना हुई। मैं डॉक्टर के पास गई, कुछ चेकअप करवाया। डॉक्टर ने मेरे टेस्ट किए। अगले दिन मुझे दोबारा बुलाया। ये खबर सुनाकर इसने मुझे हमेशा के लिए मायूस कर दिया कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। औलाद औरत के लिए सबसे बड़ी नेमत होती है। औलाद का ना होना औरत के लिए बड़े दुख की बात होती है। मुझे ये खुशी कभी नहीं मिलेगी, ये सोचकर ही मेरा दिल दहल गया। इस दिन के बाद से जैसे मुझे चुप लग गई। एक बार फिर किस्मत के आगे हार गई थी। वो सारी रात मैं रोते हुए गुजारी, मगर मैंने दिल में फैसला कर लिया कि यह बात मैं खुदम को कभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि हम इतने मजबूत रिश्ते में नहीं बंधे थे कि वो इतना बड़ा झटका बर्दाश्त करते। फिर वो मुझसे मुंह मोड़ लेते तो मैं कहाँ जाती। अब तो तन्हाई मुझे और भी काटने लगी। मैं बहुत उदास रही। बिला आखिर उन्होंने मेरा एहसास किया। एक फैमिली को हमारे घर में गेस्ट के तौर पर ऊपर वाले पोर्शन में रहने के लिए बुलाया। वो कल 3 लोग थे, एक बूढ़े अंकल आंटी और इनका बेटा। ये लोग खुदम के वाकिफ़ और बहुत अच्छे थे। अंकल आंटी ने मोहब्बत की शादी की थी।
मैं जब उदास होती इनके पास चली जाती, इनकी मोहब्बत के किस्से सुना करती। वो खुद बूढ़े थे पर इनकी मोहब्बत जवान थी। मेरी और खुर्रम की शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ था। लगता था कि हमने सर्दियाँ एक साथ झेली हैं और दोनों ही बूढ़े हो गए हैं। इनका बेटा उवैस मेरा हम उम्र था। कभी कभी इससे सलाम दुआ हो जाती। वो बहुत खूबसूरत और परकशिश शख्सियत का मालिक था। मैट्रिक का स्टूडेंट था। मैंने अक्सर इसे पढ़ते हुए ही देखा था। शायद शाम में कोई कंप्यूटर कोर्स करने चला जाता था। अक्सर मुझसे अपनी पढ़ाई के बारे में बात कर लेना। एक बार अंकल आंटी को हज के लिए जाना था। उन्होंने मुझसे दरख्वास्त की मैं उवैस के खाने पीने का ख्याल रखूं तो मेहरबानी होगी। मैंने कह दिया कि इनको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आखिर खाना नौकर ही बनाते हैं। मैं तो जहाँ 2 लोगों का खाना बनता है वहाँ 3 का भी बन जाएगा। ये लोग हज के लिए रवाना हो गए। अगले ही दिन खुर्रम भी काम के सिलसिले में 15 दिन के लिए कराची चले गए। अब घर में ज़्यादातर मई और उवैस होते। एक शाम शायद वो कंप्यूटर एकेडमी से वापस आया। मैं हाल में बैठी चाय पी रही थी। इसने मुझे सलाम किया। मैंने इसे चाय पीने की ऑफ़र की। वो मेरे साथ ही बैठ गया। शुक्रिया, चाय की बहुत तलब हो रही थी। खुद से चाय बनाकर पीना अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा बता दिया करें, मैं आपके लिए चाय भिजवा दूंगी। कहने लगा दरअसल मुझे अकेले बैठकर चाय पीने से खौफत होती है। मुझे उम्मीद नहीं कि आप यही कहेंगे मैं आपके साथ बैठकर पी लिया करूं। उवैस ने खुद ही अपनी बात की और हंसने लगा, मगर मैं खामोश ही रही। कहने लगा आप मेरे साथ बैठकर चाय पी लिया करें, मुझे वैसे भी उलझन होती है। कहते हैं कि 2 एक जैसे लोग बहुत जल्द एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। कुछ दिन मैंने ये जान लिया कि उवैस बिल्कुल मेरे जैसा है, शायद इसलिए कि हमारी उम्र एक जितनी थी। वो बहुत ही हंसमुख किस्म का इंसान था। बात बात पर मजाक करना इसे खूब आता है। हमारे शौक सब मिलता था। रोज़ चाय के टेबल पर हम खूब बातें करते। हमने इस मौजू पर भी बात की कि मेरी शादी माँ बाप की मर्ज़ी से हुई। खुर्रम मुझसे मुख्तलिफ इंसान है, कहने लगा। मैं तो आपको देखते ही समझ गया था कि आपके इनके साथ खुश नहीं है। माफ़ कीजिएगा, और मुझसे आपका तारुफ नहीं करवाते तो मैं यही समझता था कि आप तो इनकी बहन है या बेटी है। ये बात करके उवैस भी साखिता हंस पड़ा। जब इसने देखा कि मैं संजीदा हूँ तो फ़ौरन अपनी मुस्कुराहट पर काबू पाने लगा। कहने लगा ये आपका ज़ाती मामला है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये ज़िंदगी गलत फैसलों की नज़र करने के लिए बहुत छोटी है। फिर अपनी पसंद से शादी करना कोई गुनाह नहीं। मैं तो हैरान होता हूँ कि लोग ऐसे क्यों जीना पसंद करते हैं। जिस इंसान को वो पसंद ही नहीं करते खुद को क्यों इसके हवाले कर देते हैं। मैं माँ बाप को देखता हूँ, वो एक साथ कितने खुश हैं। अगर आज से 25 साल पहले अपने दिल की ना सुनी होती तो आज साथ ना होते, ना ही खुश होते। पर खुश है ना क्योंकि उन्होंने स्टैंड लिया। जो लोग ऐसा नहीं करते शायद बुज़दिल होते हैं। इतने बुज़दिल के अपने लिए लड़ना भी नहीं चाहते हैं। उवैस तो चला गया, मगर इसकी बातें रात भर मेरे दिमाग में घूमती रही। वो कोई इतनी बड़ी गहरी बात कर गया था कि मैं हैरान थी। अगले दिन मैंने एक फ़ैसला कर लिया। मैंने सोचा कि मैं उवैस की तरफ पेशकदमी करूं। अगर इसने मेरा हाथ झटक दिया तो मैं अपनी ज़िंदगी और हालात को कबूल कर लूँगी। अगर इसने भी जवाबन मेरी तरफ पेशकदमी की तो मैं अपने लिए यह कदम उठाऊँगी, क्योंकि मैं बुज़दिल नहीं हूँ। हम दोनों रोज़ की तरह बैठकर चाय पी रहे थे। आज मैं उवैस से कदरे करीब ही सोफे पर बैठी थी, जबकि मैं इसके साथ नहीं बैठा करती थी। इसने भी यह बात नोट नहीं की, क्योंकि शायद इसके दिल में वो जज्बात नहीं थे जो मेरे दिल में थे। मुझे अपने किए पर शर्मिंदगी हुई। एक दिन चाय पीते हुए मैंने इसे चीनी दान थमा दिया। मेरा हाथ इसके हाथ पर लग गया। इसने इस बार भी मुझे नोट नहीं किया, जबकि मैं इसे जानबूझकर अपनी तरफ राग़िब कर रही थी। एक दिन मैं बड़े अजीब से एहसास की ज़ेरे असर थी। हम साथ बैठ चाय पी रहे थे कि अचानक बात करते हुए मैंने उवैस के हाथ पर हाथ रखा। अगले ही पल वो मुझसे उठकर दूर हो गया। ये क्या कर रही हैं आप मिसेस खुर्रम? पिछले चंद दिनों से आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं? आप होश में तो हैं? आपने मुझे किस किस्म का इंसान समझ लिया? आपको पता है कि आप क्या कर रही हैं? उवैस फ़ौरन ही फिर गया और मैं तो शर्म से पानी पानी हो गई।
میں نے سر جھکا لیا، پھر اچانک مجھے اویس کی ہنسنے کی آواز آئی۔ میں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، میں بہت حیران ہوئی۔ اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا، کہنے لگا مجھے لگا تھا تم کبھی میری طرف نہیں بڑھو گی۔ وہ اتنی محبت سے بولا کہ میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ کہتے ہیں نا محبت اندھی ہوتی ہے، پر گناہ نہیں صرف اندھا ہے بلکہ بہرا بھی ہوتا ہے، اسے نہ کچھ سنائی دیتا ہے نہ دکھائی دیتا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا، ہم اپنے علاوہ ساری دنیا کو بھول چکے تھے۔ رات ہوتے ہی نوکروں سے نظر بچا کر میں اویس کے کمرے میں جاتی، ہم باتیں کرتے، ہنستے اور چپ کر گھر سے نکل جاتے۔ مجھے خرم کی کوئی فکر نہیں تھی، آخر انہوں نے آج تک مجھے دیا ہی کیا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے اپنی محبت کا اظہار کر کے ایک دوسرے کے ہو گئے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے اویس کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ میں نے بہت جلد خرم کو اس بارے میں بتانا چاہا۔ اویس کو بھی بتایا کہ مجھے اپنی مرضی سے جینے کا حق ہے، تم میری محبت ہو، بس تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ اویس نے کہا میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، میں نے ایک تمہارے لیے خوبصورت تحفہ پلان کیا ہے۔ کل شام تمہیں میرے گھر آنا، ٹھیک آدھے گھنٹے بعد تم میرے کمرے میں چلی آنا۔ مجھے یقین ہے یہ تمہاری زندگی کا سب سے بڑا تحفہ ہوگا جسے تم کبھی بھول نہیں سکو گی۔ اویس کی بات سے میں خوش ہو گئی۔ اگلے دن اویس گھر آ گیا۔ ایک آدھے گھنٹے بعد میں اویس کے کمرے میں گئی۔ میں بہت اچھے طریقے سے تیار ہوئی تھی۔ میں جب اندر گئی تو اویس ٹی وی کے سامنے کھڑا تھا، مجھے محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا اپنی آنکھیں بند کرو اور جب تک میں نہ کہوں آنکھیں نہ کھولنا۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ شاید اویس نے ٹی وی آن کیا تھا، کوئی فلم لگائی تھی۔ اس کی آواز پر میں چونک کر آنکھیں کھولنے لگی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ میری مسکراہٹ ٹوٹ گئی، جبکہ اویس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی، جسے دیکھ کر میرا دماغ معاف ہونے لگا۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا۔ یہ وہ ویڈیو تھی جو مجھے برباد کرنے کے لیے کافی تھی۔ کیسا لگا تمہیں میرا یہ تحفہ؟ ارے تم رونے کیوں لگی؟ دیکھو ہم ساتھ کتنے اچھے لگ رہے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ یہ ویڈیو تو طوفان ہے، وہ طوفان جو تمہاری زندگی برباد کر دے گی۔ اویس تم نے میری ویڈیو بنائی تھی، تم مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ کہنے لگا میری بات غور سے سنو، اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہاری یہ ویڈیو تمہارے شوہر کو نہ دکھاؤں تو ہر ماہ مجھے منہ مانگی رقم دینا۔ اس کے علاوہ تم بھی روز میرے کمرے میں آؤ گی جیسے اب تک آ رہی ہو۔ اب میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ تمہیں یہ سب منظور ہے یا نہیں، مجھے نہیں لگتا تمہارے پاس کوئی اور راستہ ہے۔ اویس ہنسنے لگا، تم نے مجھے دھوکہ دیا، کیا وہ سب جھوٹ تھا؟ تم پہلے دن سے ہی میرے ساتھ کھیل کھیل رہے تھے۔ میں بم شکل اتنا بولی، ہاں اور کیا ہم جیسے لوگ مرتے ہیں ایسی آسائشوں کے لیے جن میں رہ کر بھی تم خوش نہیں ہو؟ تم تو میرے ہاتھ آئی سونے کی چڑیا ہو۔ محبت کیا ہے، اس سے ہم جیسوں کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں تو اپنی ضرورتیں اور خواب پورے کرنے ہیں۔ آج سے تم وہی کرو گی جو میں تمہیں کہوں گا۔ میری زندگی اویس کی غلام بن گئی، ہر ماہ مجھ سے لاکھوں روپیہ بھی لیتا اور مجھے گناہ بھی مجبور کرتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ مجھے پتا چلا کہ وہ بوڑھے انکل اویس کے ماں باپ نہیں تھے، بلکہ اس کھیل میں اس کی مددگار تھے۔ وہ کسی بینک میں نوکری کرتے تھے۔ جب خرم گھر آتے تو اویس ایسے پیش آتا جیسے اس نے کبھی مجھ سے بات ہی نہ کی ہو۔ ان کے جاتے ہی وہ اپنا اصلی رنگ دکھاتا۔ یوں ہی 6 ماہ گزر گئے۔ مجھے اپنے وجود سے نفرت ہو گئی۔ اس سے بہتر تو میری پہلی والی زندگی تھی۔ میں خود سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں رہی۔ کیا یہ سب یوں ہی چلتا رہنا تھا؟ کون تھا جس نے یہ سب روکنا تھا؟ کبھی سوچتی کہ اپنی جان دے دوں، کبھی سوچتی کہ خرم کو سب کچھ بتا دوں۔ ایک بار اپنی ماں کو سب کچھ بتانے کا سوچا اور میری ہمت نہ ہوئی۔ بالآخر میں نے اپنے شوہر کو سب کچھ بتا دیا۔ میں نے کہا مجھے معاف کر دیں، میں بہک گئی تھی۔ میرے نفس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا تھا۔ مجھے صرف محبت چاہیے تھی، توجہ چاہیے تھی، آپ کا وقت چاہیے تھا جو کبھی نہیں ملا۔ میں نے آپ سے ایک اور جھوٹ بھی بولا کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ یہ بات آپ سے اس لیے چھپائی کیونکہ مجھے لگا آپ کو اس بات سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے، مجھے جو چاہے سزا دیں، مجھے قبول ہے۔ آپ مجھے جان سے بھی مار دیں تو کوئی غم نہیں ہوگا۔ میں نے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ اس دن میں نے خود کو بہت چھوٹا محسوس کیا۔ میں خرم سے نظریں ہی نہیں ملا پا رہی تھی۔ وہ اٹھے اور میری طرف بڑھے۔
मैं बहुत घबरा गई, खौफ से कांप रही थी, खुदम से नजरें नहीं मिला पा रही थी। कहने लगे, अब तुम इस आदमी के पास नहीं जाओगी, ना ही इससे बात करोगी, मैं सब संभाल लूँगा। मगर ये मत समझना कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, तुम्हारा फैसला मैं बाद में करूँगा, अगर तुम्हें वो फैसला मानना पड़ेगा। खुदम ने इसके अलावा कुछ नहीं कहा। अगले दिन खुदम रात को घर नहीं आए। उवैस ने मुझे कॉल करके बुलाना चाहा, मगर मैं कॉल नहीं उठा रही थी। वो बार बार मुझे कॉल करता रहा। बिला आखिर गुस्से में मेरे कमरे तक आ गया, मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने लगा कि अचानक वहाँ पुलिस आ गई। इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। खुदम ने पुलिस को बताया कि इस शख्स ने मेरी बीवी की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। उवैस पुलिस को मतलूब था, वो पहले भी कई ऐसी लड़कियों को बेवकूफ़ बनाकर लौट चुका था। पुलिस ने उवैस और इसकी नकली फैमिली को भी पकड़ लिया। यश से जो खुदम का वाकिफकार था, इसने उवैस से मेरी वीडियो लेकर तलफ़ कर दी और यकीन दिलाया कि इसकी और कोई कॉपी नहीं है। खुदम ने मुझसे बातचीत बंद रखी और एक दिन उन्होंने मेरा सामान पैक कर दिया, मुझे घर छोड़ने के लिए ले जाने लगे। मेरे पास भी ये हक कहाँ था कि मैं इनसे माफ़ी मांगती। वो मुझे क्यों माफ़ करते? सर झुकाए बैठी थी। तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई। गलती नहीं, गुनाह किया है तुमने, पर इसमें मेरी गलती भी थी कि मैंने तुम पर तवज्जो नहीं दी। तुम्हारे पास 6 माह का वक्त है, तुम अपनी माँ के घर रहो। इनसे मैं कह दूंगा कि मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, इसलिए तुम्हें वहाँ छोड़ रहा हूँ। तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। अगर मेरे साथ रहना है तो सब भूल कर आ जाना, अगर नहीं तो बता देना, तलाकनामा मिल जाएगा। खुदम ने सामने देखते हुए कहा। मैंने कहा, मैं इस काबिल नहीं हूँ खुदम, खुद को माफ़ करने की कोशिश करो। जब तक तुम खुद को माफ़ नहीं करोगी, कोई भी तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। मेरे पास तुम्हें देने के लिए ये आखिरी मौका है। खुदम मुझे अपनी माँ के घर छोड़कर खुद वहाँ से चले गए। 6 माह बाद मैं अपने घर चली आई। तब से आज खुदम ने कभी इसका जिक्र तक नहीं किया। मैंने खुदम को कितना गलत समझा, पर वो कितने अच्छे इंसान थे। नफ्स के रास्तों पर सिर्फ बर्बादी ही आपकी मुंतज़िर है। पाक रिश्ते जैसे भी हो वो आपके लिए ठीक होते हैं। आज मैं अपने शौहर के साथ बहुत खुश हूँ। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।